आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल ऑफ अ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लेनार सीरियल मैनिपुलेटर दैट इज आरपी मैनिपुलेटर का फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एज यू कैन सी ये हमारा आरपी मैनिपुलेटर है। ऑब्वियसली ये एक प्लेनर मैनिपुलेटर है बिकॉज इट इज़ ऑपरेटिंग इन दी 2 डायमेंशनल प्लेन। ये अपना 2D प्लेन में ऑपरेट करेगा, दैट इज़ वाई दिस इज़ अ प्लेनर मैनिपुलेटर। ऑल्सो द फर्स्ट जॉइंट, ये जो अपना फर्स्ट जॉइंट है ये रेवल्यूट जॉइंट है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज θ1। और ये जो अपना सेकंड जॉइंट है, दिस वन इज अ प्रिज्मेटिक जॉइंट जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज D2। θ1 एंड D2 आर द 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस RP मैनिपुलेटर। ये जो हमारा एंड इफेक्टर है यहाँ पे हमारा टूल पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने P से रिप्रेजेंट कर दिया। So now we need to find out the forward kinematics of this simple 2 degrees of freedom manipulator. जैसा कि हमने अपने एल्गोरिदम में डिस्कस करा था, फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द काइनेमेटिक डायग्राम ऑफ दिस मैनिपुलेटर इन दी होम पोजीशन। होम पोजीशन पे आप इसका काइनेमेटिक डायग्राम ड्रॉ करोगे। होम पोजीशन के लिए जो मेरा फर्स्ट जॉइंट वेरिएबल है दैट इज θ1, जो जॉइंट एंगल है हमारा जॉइंट वेरिएबल, दैट शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, रेवल्यूट के केस में जॉइंट वेरिएबल 0 होता है होम पोजीशन पे। और जो हमारा सेकंड जॉइंट पैरामीटर है दैट इज जॉइंट वेरिएबल D2, इट शुड बी आइदर 0 और इट शुड बी मिनिमम वट एवर इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द फिजिकल ज्योमेट्री ऑफ द रोबोट। ये जो अपना प्रिज्मेटिक जॉइंट है होम पोजीशन में, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी अगर हमारा प्रिज्मेटिक जॉइंट इस टाइप से बना है कि वो जीरो डिस्प्लेसमेंट अलाउ करता है। इन दैट केस यू हैव टू टेक द वैल्यू 0। या फिर हमारा प्रिज्मेटिक जॉइंट ऐसे ड्रॉ करा हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है दैट इन द मोस्ट रिट्रैक्टेड फॉर्म यहाँ पे सम डिस्टेंस है a, यानी कि सम मिनिमम डिस्टेंस इज पॉसिबल। इन दैट केस यू हैव टू टेक दैट मिनिमम डिस्टेंस। हमने इसको यहाँ पर एज्यूम कर लिया है कि हमारे प्रिज्मेटिक जॉइंट में द मिनिमम दैट इट कैन गो इज आइदर 0 और मिनिमम। मैंने यहाँ पे अपनी होम पोजीशन स्पेसिफाई कर दी है। ये हमारे रोबोट की होम पोजीशन हो गई। नाउ सेकंड स्टेप में वी हैव टू मेक द डायग्राम इन दी होम पोजीशन। अगर ये हॉरिजॉन्टल है यहाँ से इस आर्म के मिड तक, दिस एंगल इज इक्वल टू θ1 दैट इज जॉइंट वेरिएबल 1 एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज D2। ठीक है। अब अपने नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लेट अस ड्रॉ दी काइनेमेटिक डायग्राम इन होम पोजीशन। होम पोजीशन पे इसका काइनेमेटिक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं, होम पोजीशन पे ये θ1 एंगल इज इक्वल टू 0। ये जो अपना लिंक 1 है ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। अगर मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, अगर ये हमारा फिक्स्ड लिंक है, फिक्स्ड लिंक के रिस्पेक्ट में हमारा लिंक 1 इस टाइप से आ जाएगा इन होम पोजीशन। ठीक है। और इसके आगे अपना क्या है, इसके आगे हमारा प्रिज्मेटिक जॉइंट है इस टाइप से। एंटायर असेंबली अपनी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक। अब ये हमने रफ बना लिया है। बेस्ड अपॉन दिस रफ डायग्राम लेट अस नाउ ट्राई टू मेक द काइनेमेटिक डायग्राम एंड असाइन द कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम्स। सबसे पहले हम लोग इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमने अपना जो काइनेमेटिक डायग्राम है इसको बना लेते हैं। दिस इज फिक्स्ड लिंक। फिक्स्ड लिंक के बाद अपना लिंक 1 है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट यूजिंग अ सिंपल लाइन। ये इस टाइप से हमने बना लिया लिंक 1 और ये अपना एक प्रिज्मेटिक यहाँ पे जॉइंट फॉर्म होगा। लेट मी जस्ट सिंबॉलिकली मेक द जॉइंट। ये अपना हो गया प्रिज्मेटिक जॉइंट और इसके अंदर प्लंजर होगा। लेट अस मेक द प्लंजर या फिर पिस्टन। इसको हमने ऐसे बना लिया। और ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे अपना एंड इफेक्टर प्लेस होगा। दिस इज द एंड इफेक्टर पॉइंट, इसको हमने P से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हो गया अपना काइनेमेटिक डायग्राम इन दी होम पोजीशन। अब अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम हमको अपने लिंक्स को और जॉइंट्स को डेजिग्नेट करना पड़ेगा। दिस इज फिक्स्ड, आई कैन राइट दिस इज लिंक 0, ये अपना हो गया लिंक 1
एंड ये अपना हो गया लिंक 2। अब हमको क्या करना है, हमको जॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। सो लिंक 0 और लिंक 1 के बीच में ये जो जॉइंट है ये हो गया अपना, दिस इज जॉइंट 1। लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में ये जो जॉइंट है अपना, सो वी कैन जस्ट कॉल इट जॉइंट 2। ये अपना हो गया जॉइंट 2, ठीक है। अब हमने अपने लिंक को आइडेंटिफाई कर लिया और जॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया होम पोजीशन पे। सो लेट अस नाउ यूज द एल्गोरिदम टू मार्क द डिफरेंट कोऑर्डिनेट फ्रेम्स। अब हमको क्या करना है, एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए अपने कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को मार्क करना है। सो इसके लिए हम सबसे पहले अपने z एक्सिस को अलाइन करेंगे। तो जहाँ पे J1 है, जॉइंट 1, वहाँ से Z0 पास होगी और जहाँ पे J2 है वहाँ से Z1 पास होगी, ठीक। सो नाउ लेट अस मार्क दी z एक्सिस फर्स्ट। सो ये हमारा जॉइंट 1 है, जॉइंट 1 से हमारी Z0 एक्सिस पास होगी एंड दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द जॉइंट एक्सिस। सो ऑब्वियसली ये एक रोटरी या फिर रेवोल्यूट जॉइंट है। इसकी जो जॉइंट एक्सिस होगी दैट इज गोइंग टू बी आइदर perpendicular to the plane of this diagram and coming out or it will be going inside the computer screen। so ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं इसको कंप्यूटर स्क्रीन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड बनाऊं या फिर इनवर्ड बनाऊं। so ये बिकॉज चॉइस डिपेंड्स अपॉन मी, दैट इज वाई लेट अस मेक इट आउट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। सो मैंने इसको ऐसे कर लिया, दिस इज Z0 एंड लेट अस मेक अ स्मॉल क्रॉस दैट शुड सिग्निफाई द डायरेक्शन, ताकि मेरे को याद रहे कि ये कंप्यूटर स्क्रीन के आउटवर्ड आ रही है, ठीक। सो दिस इज Z0। अब जो हमारा प्रिज्मेटिक जॉइंट है उसका जो जॉइंट एक्सिस होता है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन इन विच ट्रांसलेशन इज टेकिंग प्लेस। सो यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक। सो इसका जो पॉजिटिव सेंस है, यानी कि जहाँ पे हमारा ये प्रिज्मेटिक जॉइंट एक्सटेंड होगा उस डायरेक्शन में मेरे को Z1 बनाना है, ठीक। सो हमने क्या करा, यहाँ से स्टार्ट कर लिया और इस डायरेक्शन में वी हैव मेड दी Z1 एक्सिस, ठीक है। जहाँ पे J2 है यहाँ पे जॉइंट 2 है। सो यहाँ से जॉइंट के डायरेक्शन में, जॉइंट एक्सिस के डायरेक्शन में हमने Z1 बना लिया, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पे Z0 हो गया, Z1 हो गया। और आप क्या कर सकते हो, जो एंड इफेक्टर का टूल पॉइंट है वहाँ से यू कैन जस्ट मेक योर Z2 इन द डायरेक्शन ऑफ Z1। सो हमने क्या करा, यहाँ से Z2 को Z1 की ओरिजिनल डायरेक्शन के अलोंग बना दिया, ठीक है। सो नाउ हमारे पास 3 Z एक्सेस आ गई हैं, दैट इज Z0, Z1 एंड Z2। सो नाउ अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम हमको क्या करना है, इंटरमीडिएट लिंक पे जो जॉइंट है उस पर हमको कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को सबसे पहले प्लेस करना है। उसके बाद हम लोग बेस फ्रेम को डेजिग्नेट करेंगे और लास्ट में एंड इफेक्टर फ्रेम को। सो इस काइनेमेटिक डायग्राम में ओनली दिस फ्रेम दैट इज फ्रेम नंबर 1, खाली ये फ्रेम हमारा इंटरमीडिएट फ्रेम है। सो सबसे पहले हम इस वाले कोऑर्डिनेट फ्रेम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया अपना Z1। अभी हमको X1 बनाना है। सो X1 बनाने के लिए देखो, ये वाली जो Z एक्सिस है Z0 और जो Z एक्सिस है Z1। सो बिकॉज बोथ दी Z एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो अगर मैं आपको एल्गोरिदम का शो करूं, एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अगर हमारी 2 Z एक्सिस हैं यानी कि Z0 और Z1, अगर मैं Z1 को एक्सटेंड करता हूं, सो अगर मैं Z1 को एक्सटेंड करता हूं लाइक दिस, सो जो Z1 है वो Z0 के साथ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो लेट अस नाउ सी द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इसके बारे में क्या कहता है, पहले मैं आपको वो पॉइंट दिखा देता हूँ। सो ये है अपना एल्गोरिदम जो मैंने आपको पहले शो करा था। सो अकॉर्डिंग टू दिस, इफ Zi-1 and Zi intersect at a point, then you have to choose the origin as the point of their common intersection। so उन दोनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, चूज दैट पॉइंट एज द ओरिजिन, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड पॉइंट बोलता है XI एक्सिस जो होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द 2 Z एक्सिस, यानी कि जो एक Z एक्सिस है Zi-1 और सेकंड Z एक्सिस है Zi, ये दोनों एक्सिस एक प्लेन फॉर्म करेंगी। सो जो X एक्सिस होगी XI इज गोइंग टू बी इन अ डायरेक्शन दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीज 2 एक्सिस, ठीक है। यानी कि Zi-1
क्रॉस प्रोडक्ट जेड आई जब आप करोगे, सो जो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होगा इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ एक्स आई, ये हमारा एल्गोरिदम बोलता है, ठीक। और डायरेक्शन को आप आर्बिट्ररी ले सकते हो, यानी कि जो जेड आई माइनस वन क्रॉस जेड आई होगा, सो वो दो डायरेक्शन होगा, एक होगा पॉजिटिव सेंस में, सेकंड होगा नेगेटिव सेंस में। सो डायरेक्शन आप आर्बिट्ररी चूज कर सकते हो, ठीक। ये हम इसलिए करते हैं सो दैट जो लिंक लेंथ है ए आई दैट बिकम जीरो, बिकॉज हमारा डी एच एल्गोरिदम कहता है यू हैव टू मेक मैक्सिमम डी एच पैरामीटर्स टू बी इक्वल टू जीरो फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस। सो ये आपने एल्गोरिदम में देख लिया। सो लेट अस नाउ मार्क दी x1 एक्सिस। सो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम z0 और ये हो गई अपनी z1। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो इस पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1 O1, ठीक। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1 है, और मेरे को जो z एक्सिस है, ये जो z एक्सिस है z1, इसको एक्सटेंड करना होगा। सो लेट मी जस्ट मेक इट यूजिंग रेड कलर, ठीक। सो ये अपनी z1 एक्सिस हो गई, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है z1 और ये यहाँ तक आ रही है, ठीक है ना। ये आर्बिट्ररी है, आप इसको बना सकते हो। सो ओरिजिन इज गोइंग टू बी दिस पॉइंट। अब जो हमारी x1 है, x1 एक्सिस, दिस इज गोइंग टू बी इन अ प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ z0 and z1. So z0 is coming out of the computer screen, z0 कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर आ रही है, z1 is going in the right direction. So एक डायरेक्शन बचती है x1 की। So this is the direction of x1. ये आप क्या करोगे जब z0 को क्रॉस प्रोडक्ट करोगे z1 के साथ, so only this direction is कमिंग। सो ये हो गया हमारा x1 का डायरेक्शन। ऑल्सो द चॉइस इज आर्बिट्ररी, आई कैन ऑल्सो मेक x1 टू बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट उस वो करने से आपके सारे एंगल्स नेगेटिव में हो जाएंगे। सो बेटर यू जस्ट टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ z0 एंड z1, और जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ x1। सो इतना आपको समझ आ गया होगा। सो इस तरीके से हमारा z1 बन गया, x1 बन गया। नाउ यू हैव टू यूज दी राइट हैंड रूल टू मार्क दी y1। सो हमारे पे z1 है, ये x1 हो गया ये। सो y1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो फ्रॉम z एक्सिस टूवर्ड्स x एक्सिस, और जो डायरेक्शन आपका थंब पॉइंट करेगा दैट इज गोइंग टू द डायरेक्शन ऑफ y1। सो अगर मैं z एक्सिस से x एक्सिस की तरफ अपने पूरे पाम को कर्ल करूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ माई थंब, यानी कि आउट ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ y1। सो लेट मी जस्ट मेक y1। ये सेकंड एक्सिस आ रही है, ये ओवरलैप कर रही है z0 पे। सो मैंने इसको ऐसे बना दिया एंड लेट अस मार्क y1, ठीक है। सो ये अपनी y1 हो गई, दिस इज z1 एंड दिस इज x1। सो ये अपना फ्रेम 1 हो गया, ठीक है। सो फ्रेम 1 हमने मार्क कर लिया है। नाउ वी हैव टू मार्क दी बेस फ्रेम। अब हमको फ्रेम 0 को मार्क करना है। तो फ्रेम 0 के लिए हमको पता है z0 एक्सिस हमारे पे ऑलरेडी है। सो दिस इज z0 एक्सिस, ये ऑलरेडी हमारे जॉइंट 1 के सेंटर से अलाइन होके आ रही है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम का स्टेप 5, ये हमको बोलता है कि x0 एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द z0 एक्सिस and is chosen to be parallel to the x1 axis in the home position so as θ1 is equal to 0। यानी कि जो हम बेस फ्रेम की x एक्सिस बनाएंगे, x0 एक्सिस, इसको हमें x1 एक्सिस के पैरेलल बनाना होगा होम पोजीशन में, so that θ1 becomes 0। so ये हमारा एल्गोरिदम बोलता है। so let us now implement this particular part of the algorithm। तो अब हमको x0 बनाना है। x0 एक्सिस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हमारी x1 एक्सिस है, सो दिस इज x1 एक्सिस, इसी के पैरेलल आपको x0 को बनाना है, प्रोवाइडेड जो हमारी x1 है ये होम पोजीशन पे है। क्या ये कंडीशन सही है? यस, दिस कंडीशन इज ट्रू बिकॉज हमने अपना एंटायर डायग्राम होम पोजीशन में बनाया है। दैट इज वाई ये जो x1 एक्सिस है इसका जो डायरेक्शन है दिस इज इन होम पोजीशन। सो हमको क्या करना है, x1 के पैरेलल ही अपना x0 बना लेना है, सो दैट θ1 बिकम 0। θ1 का जो कांस्टेंट पार्ट होता है, वेरिएबल पार्ट नहीं, कांस्टेंट पार्ट, θ1 का कांस्टेंट पार्ट बिकम 0, ठीक। सो यहाँ से मैंने अपनी
एक्सिस चूज कर ली है एंड आई हैव टू मेक x0 पैरेलल टू x1 इन दी होम पोजीशन. सो ये है x1 की डायरेक्शन. मैंने एक और एक्सिस बना ली लाइक दिस. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ x0. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ x0. ठीक है. सो x0 और x1 ओवरलैप कर रहा है और अब हम अपना बेस फ्रेम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज z0 and this is x0. now you have to use the right hand rule to make the y0. so अगर आप z0 से x0 की तरफ अपने palm को कर्ल करते हो, so the thumb is going to point in this direction. so let me just make the y0. so the thumb is going to point in this direction. so this is y0 और ये अपना फ्रेम नंबर 0 यानी कि बेस फ्रेम हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया. यहाँ से आप एक चीज़ कह सकते हो. सो वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1. सो ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0. सो दिस पॉइंट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0 एंड फ्रेम 1. सो वी कैन राइट लाइक दिस. ओरिजिन ऑफ फ्रेम 0 एंड फ्रेम 1, दोनों के दोनों ओरिजिन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है. सो दिस वी कैन राइट फ्रॉम दी काइनेमेटिक डायग्राम. हम काइनेमेटिक डायग्राम से ये चीज़ देख सकते हैं कि दोनों के दोनों फ्रेम्स का ओरिजिन इस पॉइंट पे कोइंसिडेंट है. सो दिस इज O0 एंड दिस इज O1, दोनों सेम पॉइंट पे कोइंसिडेंट है. सो अब हमने फ्रेम 0 को असाइन कर दिया और हमने फ्रेम 1 को असाइन कर दिया, दोनों इसी पॉइंट पे हैं. नाउ वी हैव टू मेक दी एंड इफेक्टर फ्रेम. एंड इफेक्टर फ्रेम अपना टूल पॉइंट पे आके कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. सो हमारे पास ऑलरेडी Z2 का डायरेक्शन है. नाउ वी हैव टू मेक दी x2. सो अब हमको x2 बनाना है. सो यू हैव टू मेक x2 टू बी पैरेलल टू x1 इन दी होम पोजीशन. सो ये हमारी x2 हो गई. दिस इज पैरेलल टू x1 इन द होम पोजीशन. ठीक. Similarly, you have to use the right hand rule to make the Z2 axis. So अगर मैं Y2 axis. So अगर मैं Z2 से X2 की तरफ अपने palm को कर्ल करूं, so this is going to be the direction of Y2, that is perpendicular to the plane of Z2 and X2. That is Y2 is in the direction that is आउट ऑफ दिस कंप्यूटर स्क्रीन. सो इस तरीके से ये हमारा फ्रेम 2 कंस्ट्रक्ट हो गया. ठीक. सो अब हमको क्या करना है, वी हैव टू गिव द डिफरेंट जॉइंट वेरिएबल्स या फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो जहाँ पे Z0 एक्सिस है, Z0 पे हमारा क्या होगा, फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम असाइन की जाएगी, दैट इज θ1. ये Z0 पे है अलाइन करी हुई. ठीक. Z0 के अबाउट θ1 होगा बिकॉज देर इज जॉइंट 1. सिमिलरली जो अपना जॉइंट 2 है यानी कि प्रिज्मेटिक जॉइंट जिसका वेरिएबल था D2, अब ये जो वेरिएबल D2 है जो कि Z एक्सिस Z1 के अलोंग है, सो Z1 के अलोंग आपको D2 मार्क करना है. सो यू बेटर टेक द ओरिजिन O1 एंड O0 जो कि दोनों कोइंसिडेंट हैं. यहाँ से आपको एक वेरिएबल को मार्क करना है. सो यहाँ से इस एंड इफेक्टर फ्रेम तक का डिस्टेंस वी कैन राइट इट यूजिंग अ वेरिएबल D2. ठीक. सो D2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रीवियस फ्रेम के ओरिजिन से और एंड इफेक्टर फ्रेम के ओरिजिन तक ये अपना डिस्टेंस को मार्क कर रहा है. सो दिस इज D2. सो ये हो गया फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये हो गया सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो नाउ द थर्ड स्टेप इज टू कंस्ट्रक्ट द DH parameters table. So let me just write the third step is to construct the DH parameters table. So let me just make the table first. तो ये अपना DH parameters table हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है. So here you can write frame number और ट्रांसफॉर्मेशन. So इसका जो फर्स्ट कॉलम है दिस इज θi, that is joint angle. Second column is di, that is joint displacement या फिर joint offset. Third column is ai, that is the link length.
एंड इसका फोर्थ कॉलम इज अल्फा आई, दैट इज लिंक ट्विस्ट एंगल। जो फर्स्ट होगा यहाँ पर आप 1 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो, बट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में बताया है, आई लाइक टू राइट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0, और इसकी सेकंड रो में हम लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस फ्रेम दैट इज फ्रेम 1। सो ये अपनी DH पैरामीटर टेबल हमने कंस्ट्रक्ट कर ली है। नाउ लेट अस पॉपुलेट द डेटा 1 बाय 1। सो अब हम DH पैरामीटर टेबल्स को जो डेटा है इसमें फिल कर लेते हैं। तो जैसे आपको पता है थीटा आई इज द रोटेशन अबाउट द Z एक्सिस। सो यहाँ पे हमको फ्रेम 1 को देखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। सो अगर मैं इस डायग्राम से आप देखो, सो ये जो x1 y1 और z1 है ये अपना फ्रेम 1 है, z0 x0 एंड y0 दिस इज फ्रेम 0। दोनों के ओरिजिन इस पॉइंट पे कोइंसिडेंट हैं। सो अगर मैं फ्रेम 1 को एनालाइज करूं विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0, देन थीटा आई क्या होगा, थीटा आई इज द रोटेशन अबाउट द z0 एक्सिस, यानी कि फ्रेम 0 को z0 के अबाउट कितने डिग्री पे रोटेट करना है सो दैट x1 एंड x0 अलाइन हो जाए। इस डायग्राम में x1 और x0 ऑलरेडी अलाइंड हैं, देयरफॉर जो कांस्टेंट पार्ट है दोनों एक्सिस के बीच में जो कांस्टेंट एंगल है दैट इज 0 डिग्री। बट यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि z0 है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हमारा थीटा 1 जो कि जॉइंट वेरिएबल है ये प्रेजेंट है, दैट इज वाई हम कांस्टेंट पार्ट के साथ वेरिएबल पार्ट लिखेंगे दैट इज 0 प्लस थीटा 1। सो इसको मैं थीटा 1 भी लिख सकता हूँ। देयरफॉर जो थीटा आई का कॉलम है यहाँ पे आई विल राइट थीटा 1। ठीक, इसका कांस्टेंट पार्ट है दैट इज द एंगल बिटवीन 2 Z एक्सिस, यानी कि जो कांस्टेंट पार्ट है दैट इज एंगल बिटवीन द 2 X एक्सिस यानी कि x0 एंड x1। इन दोनों के बीच में एंगल का कांस्टेंट वैल्यू कितना है 0 डिग्री, बट देयर इज ऑल्सो सम जॉइंट वेरिएबल दैट इज थीटा 1। देयरफॉर इन प्लेस ऑफ 0 प्लस थीटा 1 आई कैन सिंपली राइट थीटा 1। ठीक है, सो इसके बाद हम DI की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो DI इज द ट्रांसलेशन अलोंग द X एक्सिस, यानी कि DI इज द ट्रांसलेशन अलोंग द Z एक्सिस, यानी कि फ्रेम 0 को Z0 एक्सिस की डायरेक्शन में कितना ट्रांसलेट करना है सो दैट x1 एंड x0 बोथ कोइंसाइड, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि O1 एंड O2 दोनों ओरिजिन्स दे बिकम कोइंसिडेंट और कोप्लेनर। सो ऑलरेडी दोनों के दोनों ओरिजिन्स हमारे कोइंसिडेंट हैं, सो देयर इज नो नीड टू मूव फ्रेम 0 अलोंग Z0। देयरफॉर DI के प्लेस पे हम लिख देंगे 0। अब AI की बात होती है। सो AI इज द ट्रांसलेशन अलोंग द X एक्सिस। इसका मतलब है कि फ्रेम 0 को x1 की डायरेक्शन में कितना मूव करना है सो दैट Z0 एंड Z1 ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाएं या फिर सेम पॉइंट पे आ जाएं। सो ऑलरेडी दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, देयरफॉर इन दोनों को हमको मूव करने की ज़रूरत नहीं है अलोंग x1। देयरफॉर AI की जगह पे वी कैन राइट 0। और अल्फा आई होता है इट इज़ दी रोटेशन अबाउट दी X एक्सिस, यानी कि अल्फा आई निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि फ्रेम 0 को x1 एक्सिस के अबाउट कितने एंगल पर रोटेट करना है सो दैट Z0 एंड Z1 हमारी एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएं। सो देख रहे हो Z0 है जो हमारा ये कंप्यूटर स्क्रीन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और Z1 हमारा राइट की तरफ है। देयरफॉर दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, बट रोटेशन हमको करनी है अबाउट x1। ठीक, सो अगर आप अपने राइट हैंड की जो आपकी फिंगर्स हैं इनको अगर आप रोटेट कराओ इस सेंस में फ्रॉम Z0 से Z1 की तरफ, इस सेंस में अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे सो योर थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ x1। इसका मतलब है सेंस हमारा पॉजिटिव आया। ठीक, और एंगल की वैल्यू कितनी आई, एंगल की वैल्यू ये एंगल है अपना 90 डिग्री। सो यहाँ पे आया पॉजिटिव 90। ठीक, इसको एक बार और देख लेते हैं ये आया कैसे। सो सबसे पहले हम एंगल की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक, सो तो जो Z0 है दिस इज Z0 एंड दिस इज Z1, दोनों के बीच में एंगल की वैल्यू है 90 डिग्री। अब प्लस है कि माइनस है वो कैसे पता करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, अपनी फिंगर्स को Z0 से Z1 की तरफ कर्ल करना। सो जो आपका थंब का जो डायरेक्शन है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब।
इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ x1। सो अगर x1 की तरफ हमारा थंब का डायरेक्शन आता है सो हम यहाँ पे लेते हैं पॉजिटिव, अगर x1 के अपोजिट आ जाता तो हम इसको नेगेटिव कर देते। देयरफॉर अल्फा आई की जगह पे हम लिख देंगे +90 डिग्री। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ये -90 भी होता है। तो यहाँ पर आपने एक कंसेप्ट सीखा है अभी अभी। नाउ हम सेकेंड रो पे आते हैं। तो सेकेंड रो इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। सो इसमें हमें फ्रेम 2 को एनालाइज करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। सो सबसे पहले हम थीटा आई देखेंगे। सो थीटा आई इज द रोटेशन अबाउट द जेड एक्सिस। इसका मतलब है कि हम अपने फ्रेम 1 को Z1 के अबाउट, ये है Z1, Z1 के अबाउट कितना रोटेट कराएं सो दैट X1 एंड X2 एक दूसरे से अलाइन कर जाएं। सो ऑलरेडी X1 की डायरेक्शन ये है वर्टिकली अपवर्ड, X2 की डायरेक्शन ये है वर्टिकली अपवर्ड। इन टर्म्स ऑफ एंगुलर ओरिएंटेशन दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, देयरफॉर ऑलरेडी दोनों अलाइंड हैं, दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं है। सो कांस्टेंट पार्ट इज 0 डिग्री। प्लस यहाँ पे एक वेरिएबल पार्ट होता है, वेरिएबल पार्ट होता है द एंगल प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज Z1। Z1 एक्सिस अपनी रोटेशन की एक्सिस है, बट यहाँ पर तो रोटरी जॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है जो हम D2 से रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर कोई भी एंगल नहीं होने की वजह से हमने इसको कर दिया 0। सो 0 + 0 इसको हमने सिंपली 0 लिख दिया। ठीक है, सो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ थीटा आई यहाँ पर मैंने लिख दिया है 0 बिकॉज एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है। नाउ डी आई इज द ट्रांसलेशन अलोंग द जेड एक्सिस। इसका मतलब है कि फ्रेम 1 को Z1 एक्सिस के अलोंग कितना ट्रांसलेट करना है सो दैट ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1 एंड ओरिजिन ऑफ फ्रेम 2 दोनों कोइंसाइड कर जाएं, या फिर जो हमारी X1 एक्सिस है और X2 एक्सिस है ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएं। सो ऑब्वियसली अगर मैं फ्रेम 1 को यहाँ से पिक करूँ और इसको यहाँ से मूव करा के इस पॉइंट P पे ले आऊँ, यानी कि मैं D2 डिस्टेंस मूव कर लूँ अलोंग Z1, सो हमारी कंडीशन मेट हो जाएगी। X2 और X1 एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे, या फिर ओरिजिन ऑफ फ्रेम 1 इस पॉइंट P के साथ ओवरलैप कर जाएगा। देयरफॉर जो मेरे को ट्रांसलेशन करनी है अलोंग Z1 कितनी है, दैट इज गिवन बाय दिस जॉइंट डिस्प्लेसमेंट या जॉइंट ऑफसेट पैरामीटर। इसको हम D2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे DI की जगह पे हमने लिख दिया D2। ठीक है, नाउ AI होता है ट्रांसलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रीवियस फ्रेम है यानी कि फ्रेम 1, इसको X2 के डायरेक्शन में कितना ट्रांसलेट कराना है, यानी इस डायरेक्शन में कितना ट्रांसलेट कराना है सो दैट हमारी Z एक्सिस जो है यानी कि Z0 और Z1 और Z2, बिकॉज हम फ्रेम 1 को डील कर रहे हैं ना, सो दैट हमारी Z एक्सिस यानी कि Z1 एक्सिस और Z2 एक्सिस दोनों ही कोप्लेनर हो जाए और दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस ना हो इन दिस डायरेक्शन यानी कि X2 की डायरेक्शन में। सो हम कह सकते हैं कि बिकॉज Z1 और Z2 दे आर ऑलरेडी कोप्लेनर अलोंग सिंगल लाइन है ना ये लोग, तो इन X2 के डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में। Z1 और Z2 ऑलरेडी कोप्लेनर होने की वजह से वी कैन से दैट AI की वैल्यू इज 0। सो ये जो AI है दिस इज 0। नाउ अल्फा आई होता है रोटेशन अबाउट द एक्स एक्सिस। सो इसका मतलब है कि हम अपने फ्रेम 1 को X2 एक्सिस के अबाउट कितना रोटेट करें सो दैट हमारी जो Z1 एक्सिस है ये वाली और Z2 एक्सिस है इन दोनों के बीच में एंगल हो जाए 0 डिग्री। ठीक, सो जो अल्फा है हमारा एज यू कैन सी ऑलरेडी Z1 और Z2 ऑलरेडी अलाइंड हैं, यानी कि दोनों अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। सो इनके बीच में देयर इज कांस्टेंट जो एंगल की वैल्यू है दैट इज 0 डिग्री। ऑल्सो X2 जो है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पे कोई भी आई वुड से कोई भी एंगुलर वेरिएबल नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई θ3 वगैरह कुछ नहीं है। ठीक, देयरफॉर जो यहाँ पे हमारा वेरिएबल पार्ट है वो भी 0 है। देयरफॉर 0 + 0 आई कैन सिंपली राइट 0 यहाँ पे अल्फा की जगह पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा DH पैरामीटर स्टेबल। सो ये आप एक बार अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको आप एक बार दोबारा देख सकते हो। सो लेट मी जस्ट वेरीफाई इट वन मोर टाइम। सो अब हमको क्या करना है, फ्रॉम दिस DH पैरामीटर टेबल नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल
डेनाविट हार्टेनबर्ग होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस, और उसके बाद हमको कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि बल्क ऑफ द मैथमेटिक्स है इस प्रॉब्लम का। सो वो करने के बाद हमको अपना फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल मिल जाएगा। सो लेट अस नाउ राइट द होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। सो आप प्रीवियस पेज पे डेनाविट हार्टेनबर्ग डीएच पैरामीटर टेबल को रेफर कर लेना। सो लेट मी जस्ट राइट दी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। सो फर्स्ट वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। सो अगर आप अपने डीएच टेबल को देखोगे, सो थीटा आई की वैल्यू है थीटा 1। सो थीटा आई होता है रोटेशन अबाउट द जेड एक्सिस, और कितने एंगल से रोटेशन हो रहा है, दैट इज बाय थीटा 1। ठीक, उसके बाद डी आई हमारा 0 है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, ए आई हमारा 0 है उसको भी स्किप कर देंगे। लास्ट में अल्फा आई इज 90 डिग्री। अल्फा होता है रोटेशन अबाउट द एक्स एक्सिस, और वैल्यू कितनी है, बाय 90 डिग्री। सो आप इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व कर लेना। सो जस्ट लेट मी जस्ट राइट द वैल्यूज। सो रोटेशन जेड एक्सिस के अबाउट का फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ थीटा 1। सो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, माइनस साइन थीटा 1 0, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 0 0 0 1। सो दिस इज द रोटेशन पार्ट, और यहाँ पे ट्रांसलेशन हो जाएगी 0 0 एंड 0, बिकॉज दिस इज प्योर रोटेशन रिप्रेजेंटेड इन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। ठीक, लास्ट में जो 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होता है, दिस इज द पर्सपेक्टिव। सो दिस इज एक्चुअली 1 क्रॉस 3। सो यहाँ पे एक रो है 3 कॉलम्स है, सो दिस इज 1 क्रॉस 3 पर्सपेक्टिव एंड दिस इज स्केल फैक्टर। नाउ हमको रोटेशन ऑफ 90 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस इसका फॉर्मूला लिखना है। सो यहाँ पे लेट मी जस्ट राइट द फॉर्मूला। सो दिस इज 1 0 0, और ये कॉलम भी हो जाएगा 0 0। ठीक, सो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा यानी कि कॉस 90, कॉस 90 होता है 0। यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस साइन 90, सो माइनस साइन ऑफ 90 इज 1, सो यहाँ पे हो जाएगा -1। यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ 90, साइन 90 इज 1, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ 90 दैट इज 0। अगेन ट्रांसलेशन पार्ट इज 0 बिकॉज कोई भी ट्रांसलेशन नहीं हो रही है, और ये हो जाएगा पर्सपेक्टिव एंड दिस इज द स्केल फैक्टर। सो लेट मी जस्ट वेरीफाई इट। अब आपको क्या करना है, इसको जस्ट सॉल्व कर लेना है। सो इन दोनों 4 क्रॉस 4 मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर लो। सो लेट मी जस्ट राइट द फाइनल आंसर। सो इसकी फर्स्ट कॉलम हो जाएगी कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1 0 0, देन 0 0 1 0। थर्ड कॉलम इज साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 0 0, एंड जो इसका लास्ट कॉलम है दैट इज 0 0 0 एंड 1। सो ये अपना हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम। तो ये अपना फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। सिमिलरली फ्रॉम द डीएस टेबल वी कैन राइट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस फ्रेम दैट इज फ्रेम 1। सो दिस इज नथिंग बट सिंपली एक ट्रांसलेशन ऑपरेटर है, ट्रांसलेशन along the z axis by d2 अमाउंट यानी कि d2 यूनिट्स। सो इसको तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, रोटेशन पार्ट आइडेंटिटी हो जाएगा। सो रोटेशन पार्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकॉज कोई भी रोटेशन नहीं हो रही है, और ट्रांसलेशन पार्ट में x 0 है y 0 है z एक्सिस पे d2 यूनिट्स। दिस इज पर्सपेक्टिव एंड दिस इज स्केल फैक्टर। सो ये अपनी सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। नाउ टू फाइंड द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, सो लेट मी जस्ट राइट कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम, इट इज़ नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है विद द प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम। सो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। सो लेट अस डू इट। सो t2 विद रिस्पेक्ट टू 0 इज, लेट मी जस्ट कॉपी द वैल्यूज। सो ये अपनी वैल्यूज आ गई हैं। दिस इज t1 विद रिस्पेक्ट टू 0, और ये है अपना t2 विद रिस्पेक्ट टू 1। सो अल्टीमेटली आपको इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अपनी फाइनल आंसर लिखना होगा। सो लेट मी जस्ट राइट इट। सो इसका जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज c1
S1 0 0, second column is 0 0 1 0, third column is S1 minus C1 0 0, और जो इसका फोर्थ कॉलम है that represents the translation, that is D2 S1, ये हो जाएगा माइनस D2 C1 0 एंड 1. सो ये हो गया अपना फाइनल आंसर. आप चाहो तो यहाँ पे इसको सेपरेट कर सकते हो इस टाइप से. सो दिस इज नथिंग बट द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल ऑफ द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम RP manipulator. So this is the answer. Let me just verify it. First column is C1 S1 0 0, second column is 0 0 1 0, third column is S1 minus C1 0 0, fourth column is D2 S1 minus D2 C1 0 and 1. So this is the answer. So I hope आपको समझ आया होगा how to do this kinds of simple questions. So from the next video, in the next video we are going to do the forward kinematics modeling of the 3 degrees of freedom TPP manipulator. So this T जो है ये अपना twist joint है. Second ये जो P है हमारा, this is prismatic joint 1, ये prismatic joint 1 है, और ये जो second है P ये है prismatic joint 2. So this is a 3 degree of freedom manipulator, और ये एक अपना special manipulator है. It is not a planar manipulator, it is a special manipulator because ये अपना 3 dimensions में move कर सकता है. So this is going to be a very good question. So stay tuned for upcoming videos on robotics forward kinematics. Thank you very much for watching this video.